गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम भारत का संवैधानिक विकास के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का भाग है। इसे आज हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम से कंटिन्यू करेंगे। 1861 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। इसमें भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव डाली गई। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधि का ज्ञाता होना आवश्यक था, न कि वकील। वायसराय की कार्यकारी परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। इस अधिनियम से भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। इसमें ही पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। इसके तहत 1862 में कैनिंग ने पटियाला नरेश, बनारस के राजा व ग्वालियर के प्रधानमंत्री सर दिनकर राव को विधान परिषद का गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 3 गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की विधान परिषद में नियुक्ति होने से भारत के नागरिकों को कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। वायसराय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 6 व अधिकतम 12 कर दी गई। इन सदस्यों को वायसराय 2 वर्ष के लिए मनोनीत करता था, जिसमें से आधे सरकारी व आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे। विधान परिषद के सदस्यों को कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। आपातकालीन परिस्थितियों में वायसराय विधान परिषद की सलाह के बिना ही 6 माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी करने का कारण भारत मंत्री को बताना आवश्यक था। गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने व प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया, जबकि 1853 के एक्ट में यह अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया था। गवर्नर जनरल को प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया था। बम्बई व मद्रास प्रांतों की परिषदों को अपने लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ कानून बनाने व उनमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय गवर्नर को कानून बनाने में मदद देने के लिए अपनी परिषद में 8 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट द्वारा पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया गया। ये याद रहे कि 1853 के एक्ट में भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार सपरिषद गवर्नर जनरल को दिया गया था। इस प्रकार 1861 के एक्ट में कानूनी विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत मद्रास व बम्बई में हाई कोर्ट गठित किए गए। 1861 के एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार भी दिया गया कि वह बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में भी विधान परिषदों की स्थापना कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त प्रांतों में क्रमशः 1862, 1886 व 1897 ईस्वी में विधान परिषदें स्थापित की गई। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। बम्बई, मद्रास एवं बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल के 20 तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के लिए अधिकतम 15 तक बढ़ गई। परिषद के भारतीय सदस्यों की वार्षिक बजट पर बहस, इसके तहत बजट पर संपूर्ण रूप से विचार करने का अधिकार दिया गया, न कि एक एक मद पर पृथक बहस करने का। वह सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन यदि प्रशासन जरूरी समझे तो बिना कारण बताए प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर सकता था। सदस्यों की पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन सिस्टम आरंभ करना था, जिसके तहत केंद्रीय विधानमंडल के 5 गैर सरकारी सदस्यों को चारों प्रांतों के विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे, जबकि 1861 के अधिनियम के सभी गैर सरकारी सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। प्रांतीय विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्यों को नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे। इस प्रकार संपूर्ण निर्वाचन अप्रत्यक्ष था तथा निर्वाचित सदस्यों को भी मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। 1909 का भारत परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के अधिनियम के तहत लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉन मार्ले भारत के सचिव पद पर थे। इसी कारण इनके द्वारा एक्ट के जरिए किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है।
केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसमें से 27 निर्वाचित व 33 मनोनीत सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी के 9 पदेन सदस्यों को मिलाकर विधानमंडल में कुल 69 सदस्य हो गए। पहली बार औपचारिक रूप से विधानमंडल का सिद्धांत 1909 के अधिनियम में प्रस्तुत किया गया। 1909 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट तथा पृथक मताधिकार था। मुस्लिमों को दोहरा मताधिकार दिया गया तथा वे सामान्य निर्वाचन में भी भाग ले सकते थे। इस प्रकार निर्वाचक मंडल को 3 भागों में बांटा गया: सामान्य, वर्गीय मुस्लिम और थर्ड था विशिष्ट निर्वाचक वर्ग, व्यापारिक संघ, जमींदार और विश्वविद्यालय। कांग्रेस ने एक दल की हैसियत से पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया। स्त्रियों व राजनीतिक अपराधियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य माना गया। मुस्लिम मतदाताओं की मतदान के लिए आय व अन्य अर्हता गैर मुस्लिम मतदाताओं की आय व अन्य अर्हता से कम रखी गई। लॉर्ड मार्ले ने पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके लॉर्ड मिंटो को लिखा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं जिनका फल भीषण होगा। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत दिखावा मात्र था, क्योंकि सरकारी व मनोनीत गैर सरकारी सदस्य मिलकर बहुमत में हो जाते थे। वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन इस पर सदस्य मतदान नहीं करवा सकते थे। बजट पर बहस करने के विस्तृत नियम बनाए गए। सदस्यों को सुझाव देने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने व पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला, लेकिन सरकार पूरक प्रश्न का उत्तर देने से मना कर सकती थी। अब सार्वजनिक हित वाले मामलों पर बहस हो सकती थी, लेकिन परिषद के सदस्यों को विदेशी संबंधों तथा देशी राजाओं से संबंधों के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले भी 1907 में भारत सचिव की भारत परिषद में 2 भारतीयों सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं के.जी. गुप्ता को नियुक्त किया गया था। 1909 के अधिनियम का सबसे बड़ा दोष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना था। यह दोष यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1919 में सिखों को भी पृथक मताधिकार दिया गया और 1935 के अधिनियम में भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों, यूरोपीय लोगों तथा हरिजनों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया।